अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 मीटर सेपरेशन पर रखे दो 1 कूलम के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर इतना फोर्स लगाते हैं जितना कि हमें 90 करोड़ केजी के मास को उठाने में लगाना पड़ेगा, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो भी आपको थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ से रिलेटेड मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली और जरूरी बात तो आपको ये याद रखनी है कि कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए रखता है। जिन बॉडीज पर ये चार्ज डेवलप हुए हैं Q1 और Q2, उन दोनों ही बॉडीज का जो डाया है वो बीच के गैप की कंपैरिजन में काफी कम होना चाहिए। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर कितना कम होना चाहिए, तो अगर ये डाया आपके बीच के गैप की कंपैरिजन में 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 100 टाइम्स कम है तो आप इन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो और कूलम्स लॉ लगा सकते हो। दूसरी बात आपको यह भी पता होगी कि सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं उसके अलोंग होता है। जैसे ये अगर अपोजिट नेचर के हैं तो ये वाला जो चार्ज है Q1 वो इस लाइन के अलोंग Q2 के पास जाना चाहेगा और इस फोर्स को हम नाम देंगे F12। F12 क्यों? क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो जिस पर लग रहा होता है उसे आगे लिखते हैं, जिसकी वजह से लग रहा होता है उसे पीछे लिखते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा चार्ज है वो भी अगर इसके पास जाएगा तो इसी लाइन के अलोंग, इसको अब हम क्या लिखेंगे? F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। और तीसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि ये वाला चार्ज इसके पास जाना चाहेगा या इससे दूर जाना चाहेगा, लेकिन अलोंग द सेंटर। जैसे हम सभी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वैसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और एक जरूरी बात कि ये जो हमारा फोर्स है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर हम चार्जेस के सेपरेशन को सेम मेंटेन करते हुए दूसरे चार्ज को कहीं भी ले जाकर के रख दें, अगर मैं Q2 को यहां ले जाकर के रख दूं इस तरह से कि अभी भी बीच का सेपरेशन नहीं बदला है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बदलती है। और ऐसा नहीं कि मैं यहीं पर रख सकता हूं, अगर मैं बोर्ड के बाहर भी उसको ले आऊं मगर डिस्टेंस में R ही रखूं तो बीच का जो फोर्स है वो सेम रहने वाला है। ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। और अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। वैसे यहां पर मैंने बॉडी का साइज भी बढ़ा दिया है, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो इस बॉडी पर जो चार्ज है उसे बढ़ाने का है। तो बच्चों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन अराइज होता है कि ये जो बड़ा चार्ज है वो छोटे वाले चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगाएगा और छोटा वाला चार्ज बड़े वाले पर कम फोर्स लगाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे दोनों चार्जेस के बीच में डिफरेंस कितना ही हो जाए, दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। और लगाते कितना है? Q1 Q2 बाय R², जब ये दोनों ही चार्जेस वैक्यूम में प्रेजेंट हों, जो कि कूलम्स लॉ से निकलता है। इसी फोर्स से ये पहला वाला चार्ज दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा वाला पहले वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं बार बार अट्रैक्ट इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने मान लिया है कि दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है। अगर सेम नेचर होगा तो इसी फोर्स से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहां पर मैं फोर्स के बेसिस पर आपको समझाता हूं कि एक कूलम्ब कितना बड़ा चार्ज होता है। उसके लिए आप ये मान लीजिए कि दोनों ही चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो है 1 कूलम्ब। तो Q1 और Q2 हमारे दोनों ही 1 कूलम्ब हो जाएंगे और इन दोनों के बीच का जो गैप है R उसे भी आप 1 मीटर मान लें। तो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। अब ये वैल्यू कितनी बड़ी है वो हम फील नहीं कर पाते। इसको आप इस तरह से समझिए कि कभी आपने 10 kg का एक मास उठाया है तो 10 किलोग्राम के मास को उठाने के लिए हमें उसके वेट के इक्वल फोर्स लगाना पड़ता है। और वेट क्या होता है? mg। अगर मास 10 किलोग्राम है तो वेट आ जाएगा 100 न्यूटन। अगर 100 किलोग्राम मास है तो वेट आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो आप देख पा रहे होंगे कि मास जो है वो वेट की कंपैरिजन में 10 टाइम्स कम आ रहा है। तो यहां पर ये जो फोर्स है वो आ रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन।
तो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो मास आएगा वो है 9 × 10⁸ kg। मतलब 90 करोड़ किलोग्राम मास को उठाने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो है ये फोर्स। अब सोच लो कि ये कितना बड़ा फोर्स है। आपसे तो 100 किलो ना उठे, आपसे क्या मुझसे ना उठे, तो ये 90 करोड़ किलोग्राम को उठाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। उतना एफर्ट या उतनी ताकत से एक 1 कूलम्ब का चार्ज दूसरे 1 कूलम्ब के चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है जब उनके बीच में गैप 1 मीटर का होता है। तो फिर से यहां पर ये कंक्लूजन निकलता है कि कूलम्ब इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। इस वजह से हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें ये बात पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएं? मतलब चार्जेस का नेचर सेम हो और फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? तो उसका भी जवाब है हाँ। और ये प्रोसेस किस तरह से होता है उसको आप इस तरह से समझें कि हमारे पास दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, लेकिन उसमें से एक चार्ज काफी बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए। और जो कम मैग्नीट्यूड वाली हमारी चार्ज्ड बॉडी है वो एक्सटेंडेड इन साइज होनी चाहिए। मतलब वो एक इलोंगेटेड बॉडी होनी चाहिए कि ये जो बड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो सभी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और रिपेल करके कहां पहुंचा देगा? फार साइड पर। और होगा क्या कि जो उसके अंदर निगेटिव चार्ज है उसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये निगेटिव चार्ज कहां से आया? तो अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है। उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में ज्यादा है। और जो ये 4 नेगेटिव चार्जेस यहां पर डेवलप हुए उनकी वजह से थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज इस फार साइड पर डेवलप हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है और ये जो बड़े मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है इनके बीच में तो लगेगा अट्रैक्शन और इन दोनों सेम नेचर वाले चार्जेस के बीच में लगेगा रिपल्शन। और अगर बॉडी एक्सटेंडेड है जिससे कि ये दोनों जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये काफी दूर चले जाएं, इतने दूर चले जाएं कि ये जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट कर जाए। ध्यान रहे कि अभी भी इस पर नेट चार्ज तो पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा दूर जाने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स की कंपैरिजन में कम हो गया है। एज अ रिजल्ट सेम चार्ज होने के बावजूद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको 2 कंडीशंस बतानी है। हाँ, पहली कंडीशन तो ये कि उन दोनों चार्जेस के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। एक चार्ज काफी बड़ा और दूसरा चार्ज काफी छोटा होना चाहिए। और वो जो कम चार्ज वाली बॉडी है वो एक्सटेंडेड इन साइज होनी चाहिए कि ये जो बड़ा चार्ज है वहां पर चार्ज सेपरेट करे, पॉजिटिव चार्ज को दूर कर दे, नेगेटिव को पास ले आए और इतना दूर ले जाए कि अब ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स की कंपैरिजन में कम हो जाए। तो ये सेम नेचर होने के बावजूद एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता कर लेने के बाद चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है और कितने टाइम से स्ट्रांग होता है। और ऐसा हम कर क्यों रहे? क्योंकि 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हर एक मैटर शो करता है। एक तो मास जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आता है, और दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम जान ही रहे हैं चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पिक्चर में आता है।